नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट के बारे में चर्चा करेंगे। ये सिलेबस है यूजी सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों का। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि दादा भाई नौरोजी उनके प्रमुख आर्थिक विचार क्या थे। संक्षिप्त रूप में हम लोग दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचारों को समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग देखेंगे कि भारत में 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय जो अर्थशास्त्री लोग हैं या भारत के जो प्रमुख दार्शनिक विचारक लोग हैं, तो इनके विचार हमारे सामने आते हैं, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था की उस समय की वर्तमान स्थिति के संबंध में अपने विचार दिए। और हम लोग ये भी पाएंगे कि उनके जो विचार थे वो प्रमुख रूप से उस समय की समस्याओं पर प्रकाश डालते थे और उसके साथ ही उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाएगा इसके बारे में भी उन्होंने सुझाव दिया है। हम लोग देखेंगे कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत में कई ऐसे विचारकों का जन्म हुआ, जैसे दादा भाई नौरोजी हैं, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, रामेश चंद्र दत्त। इस तरह के ये जो महान व्यक्ति हैं, इन्होंने भारत में आर्थिक विचार या आर्थिक स्थिति से संबंधित अपने जो विचार दिए और इस तरह ये लोग भारत के आर्थिक विचारों के निर्माता बने। और इन्होंने जो भी अपने विचार दिए उन विचारों को महात्मा गांधी ने अपने समय में लागू करने का प्रयास किया, उन्हें फॉलो करने का प्रयास किया। तो हम लोग यहाँ पर यूजी सेमेस्टर 6 के सिलेबस में जो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। आप लोगों ने सेमेस्टर 5 में भी पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट के बारे में, उसमें से जो बच गया था उसको सेमेस्टर 6 के सिलेबस में रखा गया। तो उसके अंतर्गत आपका एक यूनिट है जिसमें आप लोगों को प्रमुख भारतीय आर्थिक विचारों के बारे में पढ़ना है या प्रमुख भारतीय विचारकों के बारे में पढ़ना है, जिन्होंने भारत की आर्थिक स्थिति से संबंधित अपने आर्थिक विचार प्रस्तुत किए। हम लोगों के पास में और भी विचारक लोग हैं, एक एक करके हम लोग प्रत्येक वीडियो में बात करेंगे कि किसने क्या विचार दिए थे। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि दादा भाई नौरोजी ने अपने प्रमुख आर्थिक विचार क्या दिए हैं और उन्होंने क्या कहा है। तो दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचारों को जानने से पहले हम लोग थोड़ी सी मात्रा में उनके जीवन परिचय को जानने का प्रयास करेंगे। हम लोग देखेंगे कि जो आपका दादा भाई नौरोजी हैं, तो दादा भाई नौरोजी का जो जन्म है वो कब हुआ था। तो दादा भाई नौरोजी उनका जन्म 4 सितंबर 1825 ईस्वी में बम्बई के एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नौरोजी पालनजी दार्दी थे। वे एक गरीब पारसी पंडित थे। तो जब दादा भाई नौरोजी की आयु कम थी तभी उनके पिता का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण उनकी माताजी ने ही किया और उनकी जो भी प्रारंभिक शिक्षा थी, स्कूली शिक्षा थी, वो बम्बई में ही हुई, जहाँ उन्होंने निःशुल्क शिक्षा प्राप्त की। तो तब से ही वे निःशुल्क शिक्षा के पक्षधर रहे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर उनकी माताजी को उनकी शिक्षा के लिए पे करना पड़ता, भुगतान करना पड़ता, तो शायद दादाजी भाई नौरोजी उतना नहीं पढ़ पाते। लेकिन उन्होंने निःशुल्क शिक्षा ही ग्रहण की। उस समय क्या होता था कि पारसी परिवार में बहुत ही कम आयु में लोगों का विवाह कर दिया जाता था, बाल विवाह होता था। तो दादाजी भाई नौरोजी उनका विवाह भी 11 वर्ष की आयु में हो गया। उनका विवाह
सोहराबाजी शरीफ की जो बेटी है, जिनका नाम था गुलबाई, जो लगभग उस समय 7 वर्ष की थी, उसके साथ उनका विवाह हुआ था। वे पढ़ी लिखी नहीं थी, इस कारण कई अवसरों में वो आगे नहीं बढ़ पाती थी। लेकिन दादाजी भाई नरोजी को इसका कोई अफसोस नहीं था। उन्होंने इसे किस्मत की बात कहा कि उन्हें एक अशिक्षित पत्नी प्राप्त हुई, लेकिन वे एक विद्वान कुशल पति जरूर साबित हुए। उन्होंने हमेशा अपनी पत्नी का साथ दिया और उनका मार्गदर्शन किया। हम लोग यहाँ देखेंगे कि दादा भाई नरोजी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी थी और इसलिए दादा भाई नरोजी जो थे वो अपनी कक्षा में उन 12 विद्यार्थियों में से एक थे जिनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रोफेसर बाल गंगाधर शास्त्री ने चुना था। और दादा भाई नरोजी को उच्च शिक्षा इंग्लैंड जाके प्राप्त करने का उनको मौका मिला। वे एक बहुत ही विद्वान और कुशल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, इसलिए अपने पढ़ाई के दौरान भी वे अपने सहपाठियों के बीच, प्रोफेसरों के बीच बहुत अधिक प्रचलित थे। लोग उन्हें चाहते थे, पसंद करते थे। और उनके जो प्रोफेसर थे, टीचर थे, प्रोफेसर सर ओलेवा, उन्होंने उसे भारत की आशा कहा था। तब से उन्हें भारत की आशा का नाम से भी पुकारा जाता है। वे मानते थे कि दादा भाई नरोजी जो हैं वे भारत के लिए बहुत कुछ काम करेंगे और ये सही भी साबित हुआ, क्योंकि आगे चल के दादा भाई नरोजी जो हैं वो एक समाज सुधारक, राजनीतिक सुधारक भी बने और उन्होंने कई प्रकार की संस्थाओं का भी निर्माण किया अपने समाज और देश की व्यवस्था को आगे लाने के लिए। वे कई महत्वपूर्ण पदों पर भी थे। जैसे हम लोग देखेंगे कि वे एल्फिंस्टन कॉलेज में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री थे। इसके अतिरिक्त वे 1886 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, उसके भी वे संस्थापक थे। ब्रिटिश संसद के रूप में भी वे प्रथम भारतीय निर्वाचित सदस्य थे। 1893 में उनका निर्वाचन हुआ था। इसके साथ जो रॉयल कमीशन थी उसमें भी वे एक भारतीय सदस्य थे, प्रथम भारतीय सदस्य थे। और सबसे बड़ी बात हम लोग ये कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के वे प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री भी थे। और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में वे 1886, 1893 और 1906 में भी निर्वाचित हुए थे। दादा भाई नरोजी के अगर हम लोग आर्थिक विचार को देखें तो हम लोग पाएंगे कि उनके जो विचार हैं वो उनकी एक पुस्तक जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया, जो 1901 में प्रकाशित हुई थी। इसमें उनके प्रमुख आर्थिक विचार हमें मिलते हैं। हम लोग यहाँ देखेंगे कि दादा भाई नरोजी ने जो आर्थिक विचार से संबंधित जो अपने विचार रखे थे उसमें उन्होंने मुख्य रूप से ये कहा कि ब्रिटिश शासन उस समय, जिस समय दादा भाई नरोजी ने अपने विचार दिए थे तो उस समय ब्रिटिश शासन व्यवस्था थी और ब्रिटिश शासन व्यवस्था का क्या प्रभाव भारत पर पड़ रहा है ये उन्होंने बताने का प्रयास किया। या हम लोग ये कह सकते हैं कि एक तरह से दादा भाई नरोजी ने ब्रिटिश शासन व्यवस्था का विश्लेषण किया कि ये व्यवस्था किस तरह से कार्य कर रही है और इसमें कितना खर्च होता है और क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। इन चीज़ों के बारे में उन्होंने बताने का प्रयास किया और प्रमुख रूप से जो उन्होंने कहा, उनके विचार हम लोग आगे देखेंगे, वो ये था कि भारत से जितने भी संसाधन हैं, रिसोर्सेस हैं, वे किस तरह से भारत से वो बाहर जा रहे हैं
उसका निष्कासन हो रहा है, उसका प्रवाह हो रहा है, इसके बारे में भी वे विस्तार से कहते हैं। उसके बाद ये जो भारत का जो संसाधन है जो बाहर की ओर जा रहा है, जिसका निष्कासन हो रहा है, इसके चलते भारतीय गरीब हैं, तो वे उनकी गरीबी के बारे में भी बताते हैं। और ये जो भारतीय संसाधन का जो बाहर गमन हो रहा है, इसे वे भारत की गरीबी का एक कारण भी मानते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपने विचारों में ये बताने का प्रयास किया कि गरीबी उत्पन्न होने के कारण क्या है, वे कौन से कारण हैं जिसके चलते गरीबी उत्पन्न हो रही है, भारत में लोग और गरीब हो रहे हैं, ये उन्होंने बताने का प्रयास किया। और इससे संबंधित उन्होंने सुझाव भी दिए कि किस तरह से हम लोग भारत से गरीबी को दूर कर सकते हैं, ऐसा क्या हम लोग कर सकते हैं जिससे भारत में गरीबी की और वृद्धि ना हो। अब हम लोग यहाँ पर आगे उनके विचारों के बारे में हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं, और कुछ प्रमुख शीर्षकों के अंतर्गत हम लोग दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचारों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दादा भाई नौरोजी वो पहले भारतीय अर्थशास्त्री थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना की। तो हम लोग देखेंगे कि उन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में क्या कहा और प्रति व्यक्ति आय के बारे में उन्होंने क्या कहा। तो जिस समय दादा भाई नौरोजी अलग अलग पदों पर कार्यरत थे, और हम लोग जानते हैं कि उस समय ब्रिटिश शासन व्यवस्था चल रही थी, तो जो भी ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अंतर्गत भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में जो आधिकारिक घोषणा की जाती थी, जो बताया जाता था, तो दादा भाई नौरोजी उससे संतुष्ट नहीं हुआ करते थे। उन्हें लगता था कि पूरा सही इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है या लोगों से कुछ छिपाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ जो आधिकारिक घोषणा होती थी उस समय एक जर्नल निकलता था जिसका नाम था द इंडियन इकोनॉमिक्स। वो एकमात्र जर्नल था जो बताता था कि भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है, नेशनल इनकम कितना है। तो दादा भाई नौरोजी उसका अध्ययन करते थे, स्टडी करते थे, लेकिन उससे जो रिज़ल्ट आता था वो उससे संतुष्ट नहीं थे। वे मानते थे कि इस जर्नल में जो भी सूचनाएं दी जा रही हैं वो सही सूचना नहीं दी जा रही है, कुछ छिपाने का प्रयास किया जा रहा है या लोगों को बहकाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सारी बातें वो कहते थे। उनका मानना था कि ये जो जर्नल में जो रिपोर्ट आते थे उसमें बताया जाता था कि भारत का राष्ट्रीय आय जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन वो खुद भी देखते थे कि देश में गरीबी जो है वो बढ़ रही है। तब वो सोचते थे कि ऐसा क्या होता था या ऐसा क्या कारण है कि एक और तो जनरल में ये बताया जा रहा है कि देश का राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर यहाँ पर चारों तरफ गरीबी व्याप्त है या गरीबी में और वृद्धि हो रही है। फिर इस जर्नल में जो भी सूचनाएं दी जाती थी वो अपूर्ण होती थी। उन सूचनाओं से दादा भाई नौरोजी संतुष्ट नहीं होते थे, या हम लोग ये कह सकते हैं कि इस तरह की सूचनाएं नहीं दी जाती थी। जैसे उस जर्नल में ये नहीं बताया जाता था कि प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय कितनी है, ये पहली बात जो नहीं बताई जाती थी। राष्ट्रीय आय के बारे में तो बता दिया जाता था, लेकिन प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय कितनी है इसके बारे में नहीं बताया जाता था। फिर दूसरी बात वो जो जानना चाहते थे कि भारत के जितने भी श्रमिक कार्य करते हैं तो उनका स्वास्थ्य अच्छा है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जानवरों की भांति वे भूखे रहते हैं। जैसे हम लोग भार ढोने वाले जो जानवर होते हैं, जैसे गधा वगैरह और हुआ, कभी कभी ऐसा आता है कि हम लोग उनको खाने के लिए भी ठीक से नहीं देते हैं,
उसका पोषण का स्तर भी उतना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन हम लोग उनसे काम ज़रूर लेते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जितने भी भारतीय श्रमिक लोग हैं उनसे काम तो लिया जा रहा है जानवरों की भांति, भार ढोने वाले जानवरों की भांति, लेकिन उन्हें खाने के लिए सफिशिएंट भोजन नहीं मिलता, या उनकी आय जो है वो सफिशिएंट नहीं होती। तो इस तरह से दादा भाई नौरोजी को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, जो सूचनाएं चाहिए थी, वो उस जर्नल में उन्हें पूरी नहीं मिलती थी। तो इसको जानने के लिए दादा भाई नौरोजी ने खुद अध्ययन करना शुरू किया। दादा भाई नौरोजी ने 1867 से लेके 1870 तक के 3 वर्षों में उन्होंने द इंडियन इकोनॉमिक्स में भारत के राष्ट्रीय आय से संबंधित जो भी आंकड़े प्रस्तुत होते थे, उन्होंने उन आंकड़ों का विश्लेषण किया और उसके आधार पर उन्होंने भारत के व्यक्तिगत आय की गणना करने का प्रयास किया। और उन्होंने ये देखा कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये है। फिर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति को जो उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उसे 34 रुपये की आवश्यकता होती है। तो इस तरह उन्होंने देखा कि व्यक्ति को जितना पैसा चाहिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने जीवन स्तर को जीने के लिए, लेकिन यहाँ उससे भी कम पैसा मज़दूरों को मजदूरी के रूप में दी जा रही है। उनका ये कहना था कि अगर अपराधी भी जेल में होते हैं तो उनको भी तो पहनने के लिए कपड़ा और खाने के लिए भोजन दिया जाता है, लेकिन वे लोग उत्पादक नहीं होते हैं। लेकिन एक श्रमिक, यदि उसे हम लोग केवल खाने के लिए कपड़ा और भोजन दें तो वो पूरा उत्पादन नहीं कर सकता है, वो गरीबी की स्थिति में रहता है। तो इस तरह उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति को अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 34 रुपये की ज़रूरत है, लेकिन उसे मजदूरी जो है वो 20 रुपये के बराबर दी जा रही है। तो इस कारण क्या हो रहा है कि वो बहुत अधिक गरीब हो जा रहा है, उसकी स्थिति और भी खराब हो जा रही है। और इस तरह से जो भारत की जनता है वो अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी वो नहीं कर पा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि भारत के जो भी नागरिक हैं वो 2 कैटेगरी में बंट गए हैं। एक तरफ तो संपन्न भारत है, समृद्ध भारत है, धनी भारत है, और दूसरी तरफ निर्धन भारत है। तो जो संपन्न भारत है, धनी भारत है, वो अंग्रेज़ों का भारत है, क्योंकि अंग्रेज़ों का वर्ग जो है वो धनी है, वो संपन्न है। और दूसरी ओर जो गरीब भारत है वो भारतीयों का भारत है, क्योंकि भारतीय लोग जो हैं वो गरीब हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि भारत जो है वो 2 भागों में बंट गया है, एक संपन्न भारत और दूसरा जो है वो निर्धन भारत हो गया। दादा भाई नौरोजी ने जो प्रति व्यक्ति आय की गणना की, तो प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए उन्होंने जो भी कृषि उत्पादन था और जो भी औद्योगिक उत्पादन था उसके मूल्य को सभी व्यक्तियों में बराबर अनुपात में बांट दिया। तो इस तरह से करके उन्होंने भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना की, उसका कैलकुलेशन किया। फिर हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि जब उन्होंने कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन को उन्होंने सभी व्यक्तियों में बराबर अनुपात में बांटने के लिए जो भाग दिया, तो इस दौरान उन्होंने सही व्यक्तियों की संख्या नहीं ली कि अलग अलग क्षेत्रों में व्यक्तियों की वास्तविक संख्या कितनी है। तो इस तरह से वास्तविक संख्या ज्ञात नहीं होने के चलते उन्होंने जो भी राष्ट्र आय का जो कैलकुलेशन किया या प्रति व्यक्ति आय का जो कैलकुलेशन किया वो पूरी तरह से सही नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है
कि दादा भाई नौरोजी वो प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री थे जिन्होंने राष्ट्र आय की गणना करने का प्रयास किया। उनकी इस गणना के पीछे भी कई आलोचकों ने आलोचना की। जैसे हम लोग देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक जो कर्मचारी हैं जिसका नाम है FC डेनवर्स, तो FC डेनवर्स ने भी दादा भाई नौरोजी द्वारा अपनाई गई विधि की आलोचना की और उन्होंने कहा कि अगर एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए 34 रुपये की ज़रूरत है तो वह व्यक्ति 20 रुपये में अपना जीवन निर्वाह कैसे कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। तो उनके प्रश्न के जवाब में दादा भाई नौरोजी ने कहा कि जब भी व्यक्तियों के पास जो उपलब्ध आय रहती है, जो शेष बचता है, तो वो अपने जीवन यापन करने के लिए अपने शेष को खर्च कर देता है। तो इस प्रकार जो क्या हो रहा है, व्यक्ति का जो भी पूंजी वाला धन था वो निकल के खर्च हो रहा है। तो इस प्रकार देश भी जो है वो गरीब हो रहा है, क्योंकि उसको ज़रूरत के लिए जितना पैसा चाहिए, जितना रुपया चाहिए, उतना नहीं मिल पा रहा है। आमदनी उसकी कम हो रही है, जिसके चलते वे अपने पिछले बचतों को भी खर्च कर रही हैं और इस कारण से जो है वे और निर्धन और गरीब होते जा रहे हैं। और जब व्यक्ति और निर्धन और गरीब होते जा रहा है तो व्यक्ति की जो है वो उत्पादन क्षमता वो भी घटती जा रही है। उत्पादन क्षमता घट रही है, व्यक्ति जो है वो कमज़ोर हो जा रहा है, ये स्थिति देखने को मिल रही है। फिर हम लोग यहाँ देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने जो विचार दिए थे, जो गणना की थी, इसकी और भी आलोचनाएं की जाती है। दूसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि उन्होंने जो भी गैर उत्पादक क्षेत्र से जो आय प्राप्त हो रही है उसको उन्होंने राष्ट्र आय में सम्मिलित नहीं किया है। जैसे रेल से उस समय जो भी आय प्राप्त हो रही थी, या सरकारी स्टॉक से जो धन प्राप्त हो रहा है, या व्यापार से, लाभ से, वेतन से, या गैर कृषि क्षेत्र से व्यक्तियों को जो भी आय प्राप्त हो रहा है, तो उसके बारे में उन्होंने गणना नहीं की। तो जब दादा भाई नौरोजी से ये पूछा गया कि आपने राष्ट्र आय की गणना में इन चीज़ों को शामिल क्यों नहीं किया है, तो दादा भाई नौरोजी का कहना है कि रेल के माध्यम से सिर्फ लोग आवागमन करते हैं और इसमें किसी भी तरह की भौतिक धन की वृद्धि नहीं होती है। इसी प्रकार उन्होंने सरकारी स्टॉक के बारे में भी कहा है कि सरकारी स्टॉक जो है वो किसी भी तरह का भौतिक धन में वृद्धि करने में सहयोग नहीं दे पा रहे हैं। जैसे सरकारी बॉन्ड वगैरह है, तो सरकारी बॉन्ड पर अगर सरकार को ब्याज का भुगतान करना पड़ता है तो ये ब्याज का भुगतान जो है वो सरकारी राजस्व के द्वारा हो रही है, तो इससे भी सरकार को जो है किसी भी तरह की आय की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो इस प्रकार दादा भाई नौरोजी का ये मानना था कि जितनी भी निजी परिसंपत्तियां हैं या देश के अंदर में जितने भी आंतरिक व्यापार होते हैं, तो इन चीज़ों की वजह से भौतिक उत्पादन जो है उसमें वृद्धि नहीं हो पाती है, किसी भी तरह का भौतिक उत्पादन का सृजन नहीं हो पाता है। तो इस तरह उन्होंने कहा था कि इस प्रकार रेल के माध्यम से या सरकारी स्टॉक के माध्यम से जो है देश में धन की प्राप्ति नहीं होती है। आगे हम लोग देखेंगे कि करारोपण के बारे में दादा भाई नौरोजी का क्या कहना था। तो दादा भाई नौरोजी का ये मानना था कि भारत के जो भी संसाधन हैं जिनका निष्कासन हो रहा है या विदोहन हो रहा है, तो वो इस प्रकार हो रहा है कि भारतीयों के प्रति अंग्रेज जो है बहुत ही भेदभाव कर रहे हैं, या अंग्रेजों द्वारा ब्रिटिशों द्वारा जो भी करारोपण से संबंधित नीति अपनाई जा रही है वो बहुत भेदभावपूर्ण है। उनके लिए वो अलग है और भारतीयों के लिए वो अलग है। जैसे आप देखिएगा कि करारोपण से संबंधित जो भी ब्रिटिश लोग थे तो उनको अपनी आय का 8% भाग देना पड़ता था, लेकिन जो भी भारतीय थे, जो भी इंडियन थे, उसको अपनी आय का 15% देना पड़ता था।
तो इस तरह से कर के मामले में भी वे लोग बहुत भेदभावपूर्ण नीति अपनाते थे। अंग्रेजों को कम कर देना पड़ता था और जबकि भारतीयों को जो है बहुत ज़्यादा कर देना पड़ता था। तो इसलिए यहाँ कपड़े के मामले में भी देखिएगा कि इंग्लैंड से जो भी कपड़े आते थे, भारत मैनचेस्टर से जो भी कपड़े आते थे, तो उसमें शुल्क बहुत कम था, लेकिन भारत के जो कपड़े मार्केट में बिकते थे उसमें शुल्क बहुत ज़्यादा था। और जब भारत के कपड़ों में शुल्क ज़्यादा था तो ये भारत के कारखानों को हानि पहुंचाने के लिए था, हानि पहुंचाता था, ताकि भारत में खुद का कपड़ा का उद्योग विकसित ना हो पाए और वे लोग इंग्लैंड के कपड़ों को ही खरीदें। तो इस तरह से करारोपण के मामले में भी ब्रिटिश जो है वो बहुत ही भेदभावपूर्ण नीति को वो अपनाते थे। तो करारोपण से संबंधित उनकी नीति जो थी वो सही नहीं थी। तो करारोपण से संबंधित जो उनकी नीति थी वो भी भारतीयों को और गरीब करती थी, उनकी स्थिति को और ख़राब करने वाली थी। आगे हम लोग देखेंगे कि सैनिक व्यय से संबंधित दादा भाई नौरोजी ने जो भी कहा है तो वो क्या है। उन्होंने कहा कि भारत में जो भी इंग्लैंड के सैनिक लोग रहते हैं या सैनिक के ऊपर में जो भारत को खर्च करना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि सैनिकों के ऊपर में भारत का खर्च जो है वो बहुत ज़्यादा आ जा रहा है। उसमें ये भी देखिए कि जो भारतीय सैनिक थे उनको कम मजदूरी दी जाती थी और जो अंग्रेज सैनिक होते थे उनको बहुत अधिक मजदूरी दी जाती थी। तो जो अंग्रेज सैनिक होते थे वे लोग अपनी मजदूरी की जो रकम थी उसको पाउंड में कन्वर्ट करके इंग्लैंड भेजते थे, अपने घर अपने परिवारों के पास भेजते थे। तो इस तरह ब्रिटिश शासनकाल में उन्होंने बहुत बड़ा सैनिक व्यवस्था रखा हुआ था और उस सैनिक व्यवस्था के लिए भारतीयों को जो है बहुत ज़्यादा भुगतान करना पड़ता था। तो भारत में अंग्रेज सैनिक थे उनको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता था और जो इंग्लैंड में भारतीय सैनिक थे उनको बहुत कम भुगतान किया जाता था। तो इस तरह से सैनिकों की मजदूरी के मामले में भी बहुत भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जाती थी। इसीलिए दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि जो समुद्री मार्ग से तो भारत पर आक्रमण नहीं किया जा सकता है, तो वहाँ पर नेवी को रखने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि सरकार को बहुत अधिक खर्च करना पड़ता था। तो उनका ये मानना था कि ब्रिटिश सेना के निर्वाह के लिए भारतीयों को बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है, भारत को बहुत अधिक भुगतान करना पड़ता है और सैनिक सेवाओं के बदले में भी भारत को बहुत अधिक भुगतान करना पड़ता है, जिसके चलते भारत जो है वो गरीब हो रहा है। तो ये चीज़ उनका कहना था। लोक विभाग के संदर्भ में भी उनका ये मानना था कि जितने भी सार्वजनिक व्यय होते हैं वो सारे सार्वजनिक व्यय भारतीय मदों से होती है, चाहे वो इंग्लैंड में ही क्यों ना हो। तो इसमें भी भारत का बहुत सारा धन खर्च होता था और ये भी बहुत कॉस्टली होता था और इसलिए भी भारतीय जो हैं वो लोग गरीब होने लगे। रेलवे की स्थिति के बारे में भी उस समय क्या होता था कि भारत में रेल लाइन बिछाए जाते थे, तो रेल लाइन बिछाने में भी बहुत ज़्यादा खर्च होता था और ये सारे खर्च के पैसे जो है वो भारतीयों से ही लिए जाते थे, भारत का ही धन उसमें लगता था। और रेलवे का मुख्य लाभ अंग्रेज लोग ही उठाते थे, वही लोग उसका इस्तेमाल करते थे, चाहे वो यात्री वाला रेलवे हो या सामान ढोने वाला रेलवे हो। और एक बात यहाँ पर थी कि रेलवे से संबंधित जितने भी बड़े अधिकारी लोग होते थे तो वो बड़े अधिकारी अंग्रेज ही होते थे, बड़े बड़े पोस्ट में अंग्रेज ही होते थे, जिसके लिए उन्हें बहुत अधिक वेतन का भुगतान करना पड़ता था। जब वो लोग रिटायर हो जाते थे तब उसके बाद भी उनको पेंशन का भुगतान किया जाता था। तो इस तरह से ये जो सैनिक खर्च हुआ या ये जो रेलवे पर जो समय खर्च हुआ या लोक व्यय पर जो खर्च हो रहा है, तो ये सारे बहुत अधिक खर्च होते थे उस समय, जिसके चलते भारत जो है वो गरीब होते जा रहा था। तो इस तरह उन्होंने इन सब बातों से संबंधित अपने विचार दिए। यहाँ हम लोग देखेंगे कि सबसे मेन बात दादा भाई नौरोजी जो अपने विचार में बताना चाहते थे वो था आपका निष्कासन का सिद्धांत, या जिसे हम लोग प्रवाह सिद्धांत भी कहते हैं।
अंग्रेजी में जिसे ड्रेन थ्योरी कहा जाता है। तो ये निष्कासन का सिद्धांत या प्रवाह का सिद्धांत ये क्या बताता है? ये अभी जो हम लोगों ने चर्चा किया उसी के बारे में ये बताता है। ये निष्कासन का सिद्धांत ये बताता है कि भारत के संसाधन जो हैं ये किस तरह से बाहर जा रहे हैं, भारत का पूंजी या भारत का धन किस तरह से बाहर जा रहा है, इसके बारे में ये बताता है ये निष्कासन सिद्धांत। जैसे अभी हम लोगों ने देखा है कि प्रशासन से संबंधित श्रमिकों को बहुत अधिक भुगतान करना पड़ता है क्योंकि श्रमिक पर बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। तो अंग्रेज श्रमिक या ब्रिटिश के जो सैनिक होते हैं वे लोग अपना जो वेतन होता है उसको पाउंड में कन्वर्ट करके, उस समय पाउंड होता था, तो पाउंड में कन्वर्ट करके वो लोग उसे ले जाते थे, रुपये को पाउंड में कन्वर्ट करके ले जाते थे, अपने परिवार अपने रिश्तेदारों को भिजवाते थे। तो इस तरह से भारत का धन जो था वो बाहर की ओर चला जाता था। तो उस दौरान आप देखिएगा कि ये जो सैनिकों को रखने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना खर्चा करती थी, भारत का जो प्रशासन व्यवस्था था वो विश्व में एक महंगा प्रशासन व्यवस्था था और भारत को बहुत ज़्यादा इसमें खर्च करना पड़ता था। और यही कारण था कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था में विनाशकारी प्रभाव को लेके आता था, एकदम भारतीय अर्थव्यवस्था को ये बर्बाद कर देता था। इसके बारे में दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो निष्कासन था, जो भारत से जो भी चीज़ें बाहर जाती थी वो 19वीं शताब्दी के आरंभ में 3 मिलियन पाउंड था, लेकिन वही शताब्दी के अंत तक बढ़ के 30 मिलियन पाउंड हो गया। तो इस तरह से निष्कासन हो रहा था, पूंजी का बहिर्गमन हो रहा था, भारत की धन संपत्ति जो है वो बाहर की ओर जा रही थी। इस तरह से धन का निष्कासन जो है वो बाहर की ओर हो रहा था भारत से। अब यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ये बताते हैं कि धन का निष्कासन बाहर की ओर किस प्रकार से हो रहा है, उसके क्या कारण है। तो इसमें सबसे पहला कारण उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि जितने भी जो ब्रिटिश पदाधिकारी लोग हैं, चाहे वे लोग सैनिक में बड़े पोस्ट में हो या रेलवे में बड़े पोस्ट में हो या प्रशासनिक जो एरिया है उसमें बड़े पोस्ट में हो, तो वो लोग जितना भी सेविंग करते थे अपने इनकम में से वो लोग मैक्सिमम भाग को बचा लेते थे। ऐसे भी भारतीयों को तुलना में उनको ज़्यादा इनकम दिया जाता था, उनको ज़्यादा वेतन दिया जाता था। तो वे लोग अपने जो भी उनका वेतन का जो हिस्सा था उसका एक बड़ा भाग वो लोग बचत कर लेते थे और बचत करने के बाद में वे अपने घर भेजते थे, अपने वापस अपने देशों में भेज देते थे। तो इस तरह भी धन का बाहर गमन होता था और अंग्रेज सैनिकों को, अंग्रेज अधिकारियों को वेतन देना पड़ता था, पेंशन देना पड़ता था। तो इसके चलते भी भारत का जो धन है वो बाहर चला जाता था, ब्रिटेन चला जाता था। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो भी सरकारी व्यय होता था तो उस सरकारी व्यय में भी भारत को ही भुगतान करना पड़ता था। तो उसके चलते भी खर्च जो है वो बहुत अधिक हो जाता था। और फिर यहाँ आप ये देखिएगा कि भारत का ही जो भी धन है, जैसे जो भी ब्रिटिश व्यापारी लोग हैं जो लोग भारत में आके व्यापार करते हैं, तो यहाँ के वो लोग व्यापार करते हैं और लाभ के रूप में यहाँ का धन, यहाँ की मुद्रा को वो लोग ले जाते थे, तो विदेश चला जाता और वापस वही भारत का धन, वही भारत का मुद्रा वापस फिर विदेशी पूंजी के रूप में फिर भारत में आता था और जिसके बदले में भारत को फिर से ब्याज देना पड़ता था। तो मात्र भारत का ही धन, केवल वो भारत का ही धन रहता था, लेकिन उसका स्वरूप बदल जाता था, वो बाहर जाकर और फिर से वो विदेशी पूंजी के रूप में वापस आता और फिर उसमें ब्याज लेता। तो इस तरह हम लोग देख रहे थे कि अंग्रेज लोग भारतीयों के ही धन से भारतीयों को ही और गरीब बना रहे, उन्हीं का धन उन्हीं को ही वे लोग उधार दे रहे थे और इस तरह से उनको और भी वो गरीब बना रहे थे। तो इस प्रकार निरंतर जो है विदेशी गमन हो रहा था, भारत का पैसा जो है वो बाहर की ओर जा रहा था। तो इसके हम लोगों ने कुछ कारणों के बारे में बात किया जो बताता है कि भारत का पैसा किस प्रकार विदेशों की ओर जा रहा था।
फिर भारत का पैसा किस प्रकार भारत की ओर बाहर की ओर जा रहा है, इसका धन, इसको बताने के लिए दादा भाई नौरोजी ने आयात मूल्य और निर्यात मूल्य की सांख्यिकीय गणना की। ये जो उनकी गणना थी ये 1835 से लेके 1872 के बीच में थी, उन्होंने की थी इस अवधि के दौरान। और उन्होंने ये पाया कि जो निर्यात मूल्य है वो आयात मूल्य की अपेक्षा 500 मिलियन पाउंड अधिक था। यानी कि 500 मिलियन पाउंड जो है हमारे देश से हर साल अधिक एक्स्ट्रा बाहर जा रहा था, जितना पैसा अंदर नहीं आ रहा था उससे ज़्यादा वो और जा रहा था। तो इस तरह से भारतीयों को जो है अत्यधिक गंभीर हानि हो रही थी और अपने देश का संसाधन, अपने देश का धन बाहर की ओर जाना, तो इस तरह भी जो है ये कोई भी सहन नहीं कर सकता था। तो उन्होंने ये कैलकुलेशन करके उन्होंने बताया और उन्होंने तब कहा कि अंग्रेज से पहले भी दूसरे पुराने लोग, शासक लोग भारत पर उन्होंने आक्रमण किया, लेकिन उन्होंने इतना नहीं निचोड़ा भारत को जितना अंग्रेजों ने निचोड़ा। वे लोग यहाँ वहाँ भटके, आक्रमण किए, जितना लूट सकते थे लूट लिए, लेकिन अंग्रेज लोग जो हैं वो लोग बहुत ही चालाक निकले। व्यापार करने के माध्यम से हमारे देश में आए थे और हमारे देश के धन को ही लूट लिया और इस तरह से उन्होंने हम लोगों को निर्धन बनाने का पूरा प्रयास किया। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि यहाँ दादा भाई नौरोजी अपने जो है निष्कासन के सिद्धांत में बोलते हैं कि प्रमुख रूप से, जैसे हम लोगों ने चर्चा किया कि करारोपण के माध्यम से भी हम लोग गरीब हो रहे हैं, मतलब भारत गरीब हो रहा है, ब्याज का भुगतान करके भी गरीब हो रहा है और लाभों का भी हस्तांतरण हो रहा है। तो इस तरह से इन आंतरिक प्रवाहों के चलते भी हमारा जो संसाधन है वो बाहर की ओर जा रहा है, इसका निष्कासन हो रहा है। इसके अतिरिक्त आप देखिएगा कि जो भी वस्तुओं का जो खरीद होता था, जो विदेश से हमारे यहाँ आके बिकते थे, तो उसके चलते भी भारत का बहुत सारा धन जो है वो बाहर चला जाता था, क्योंकि आयात और निर्यात दोनों बराबर नहीं हो पाते थे। तो भारत का बहुत सारा धन जो है वो बाहर की ओर चला जाता था। तो इस तरह भी हमारे देश का जो धन था वो बाहर की ओर जाने लगा था। तो ये भी एक कारण था। जैसे आप लोग देखिएगा कि दादा भाई नौरोजी ने अपने देश की ये स्थिति को बद से बदतर होते हुए देख उन्होंने कई लोगों की सहायता से कई लेख प्रस्तुत किए और जिन्होंने सरकार को लिखा उन्होंने दादा भाई नौरोजी की सहायता की, जिसमें से कुछ नाम हैं जैसा F.J. शोर, J.B. नॉर्टन, रॉबर्ट नॉट, सर जॉर्ज कैम्बल, कर्नल बैंड स्मिथ। तो इस तरह के कुछ लेखक लोग हैं जिन्होंने भारत की स्थिति जो खराब हो रही है, दिनों दिन खराब हो रही है, इसके बारे में उन्होंने ब्रिटिश सरकार को लिखा और उन्होंने ये भी बताया कि भारत के लोग किस प्रकार दिनों दिन गरीब होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार उन्होंने जो प्रवाह सिद्धांत था उनका, जो निष्कासन का सिद्धांत था, इस पे उन्होंने जोर दिया। फिर हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि यहाँ पर उन्होंने प्रमुख रूप से दादा भाई नौरोजी ने ये प्रकाश डाला कि भारत में गरीबी किस कारणों से हो रही है। इस गरीबी को कम करने का, इस गरीबी को दूर करने के उपाय के बारे में भी उन्होंने बताया, कुछ सुझाव दिए। जैसा उनका पहला सुझाव था कि किसी भी नौकरी में सेम पोस्ट पर अगर भारतीय हो और अंग्रेज हो तो उन्हें बराबर का वेतन देना चाहिए और इंग्लैंड और भारत के बीच में धन का उचित आवंटन होना चाहिए। अगर हम लोग भारत में किसी अंग्रेज पदाधिकारी को जितना रुपया देते हैं तो इंग्लैंड में भी अगर कोई भारतीय काम करा तो उसे उतनी ही मजदूरी मिलनी चाहिए। तो इस तरह से दादा भाई नौरोजी ने पहली बात ये रखी कि समान प्रकार के कार्य के लिए समान प्रकार का वेतन दिया जाना चाहिए भारतीयों को और अंग्रेजों को। फिर उनका ये कहना था कि जो भी ब्रिटिश लोग हैं, जो लोग उच्च पद पर यहाँ भारत में हैं और जिनका वेतन बहुत अधिक है, वे अपने कार्यकाल के दौरान बहुत अधिक कमा रहे हैं वेतन के रूप में, तो फिर उनको रिटायरमेंट के बाद में उनको पेंशन देने की ज़रूरत
नहीं है, क्योंकि वह अपने कार्यकाल में ही बहुत धन कमा चुके हैं। फिर नेक्स्ट उन्होंने ये सजेशन दिया कि भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो सैन्य व्यवस्था है, वो बहुत महंगी है, उसको कम करना चाहिए ताकि सैनिकों पर जो भारत का खर्च हो रहा है वो कम हो सके। उनका ये कहना था कि भारत के दक्षिणी मार्ग में समुद्री मार्ग से आक्रमण करना संभव नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पर इंडियन नेवी रख के उस पर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, उनका रखरखाव पर इतना ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, ये भी उनका कहना था। फिर उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि भारतीयों को सरकार में उचित प्रतिनिधित्व देना चाहिए ताकि वे लोग जो है अपनी बातों को रख सके, और विदेशी पूंजी आनी चाहिए, ये चीज़ उनका कहना है। विदेशी पूंजी भारत में आनी चाहिए, न कि विदेशी पूंजीपति भारत में आए, ये इनका कहना था। फिर हम लोग देखेंगे कि दादा भाई नौरोजी जो हैं उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन की कई कटी आलोचना की। उन्होंने कहा उनका प्रमुख प्रहार तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर में था कि जिन्होंने बिल्कुल ही अनुचित ढंग से, विनाशकारी ढंग से और शोषणवादी नीति को अपना के भारत पर जो है भारत की स्थिति बहुत ख़राब कर दी है। एक और तो ये भारत की आंतरिक व्यवस्था का नाश करता जा रहा था, और दूसरी ओर ये श्रम में अधिकतर आयातित श्रम को नियुक्त करता था, यानी कि भारत के लोग बेरोजगार और गरीब रहते थे, वे अंग्रेज़ों को ही नौकरी यहाँ पर देते थे। तो इस तरह से भारत की स्थिति जो है वो बहुत ही ख़राब हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि अगर भारत जो है वो अंग्रेज़ों के अंतर्गत, अंग्रेज़ों के अधीन विकास नहीं कर सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता है, तो अंग्रेज़ों का कोई औचित्य नहीं है, यहाँ पर अंग्रेजी शासन का भी कोई औचित्य नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, भारतीय लोग खुद आगे आ सकते हैं, ये उनका कहना था। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि दादा भाई नौरोजी ने जो अपने आर्थिक विचार दिए, उन्होंने एक आधुनिक भारत के लिए आर्थिक विचार का ढांचा प्रस्तुत किया, और फिर उन्होंने राष्ट्र आय की भी गणना की, और ये हम लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि राष्ट्र आय की गणना के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय की भी गणना होनी चाहिए। अगर हम लोग उनके विचारों के बारे में मूल्यांकन करते हैं तो उनके विचार जो है वो प्रमुख रूप से प्रकृतिवादी संप्रदाय के साथ में वो प्रभावित होते हैं, उसके द्वारा प्रभावित होते हैं। और दादा भाई नौरोजी वो पहले भारतीय थे जिन्होंने राष्ट्र आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना की। उनका ये विश्वास था कि किसी भी देश की जो भी आर्थिक क्रियाएं होती है, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होते हैं, वो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ केवल आर्थिक कारकों से ही प्रभावित नहीं होती है, बल्कि नैतिक कारकों से भी प्रभावित होती है, सामाजिक कारक, राजनीतिक कारक, इन चीज़ों से भी वो प्रभावित होती है, इनसे भी वो संबंधित होती है। उन्होंने अपने लेखों में जो आंकड़ों को दर्शाया, उन आंकड़ों को उन्होंने, या जो भी निष्कर्ष पर वो पहुँचे, वो निष्कर्ष आगमन विधि के द्वारा वे लोग पहुँचे, आगमन विधि के रूप में उसको जाना। और यहाँ हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ी चीज़ दादा भाई नौरोजी की जो देन है वो ये है कि निष्कासन का सिद्धांत, और उन्होंने ये बताया कि किस तरह से भारत का धन जो है वो बाहर की ओर जा रहा है और किस तरह से भारत जो है वो गरीब हो रहा है। तो इस तरह से उस समय की अर्थव्यवस्था को लेके, उस समय का सिचुएशन को लेके भारत ने जो है वो दादा भाई नौरोजी ने भारत की वास्तविक तस्वीर बताई, उसकी वास्तविक स्थिति पर प्रकाश डाला कि किस तरह से भारत की स्थिति जो है वो ख़राब हो जा रही है, और भारत की जो वर्तमान तस्वीर है वो किस तरह की है, और अंग्रेज यहाँ शासन करके किस तरह से भारत को नोच रहे हैं, निचोड़ रहे हैं। तो इन सारी बातों पर उन्होंने प्रकाश डाला। तो इस तरह दादा भाई नौरोजी जो थे वो एक आधुनिक अर्थशास्त्री के तरह उन्होंने आधुनिक विचारों को हम सबके सामने में रखा, और वर्तमान समस्याओं को देखने और उससे संबंधित सुझावों को किस तरह से दिया जा सकता है, इसके बारे में भी उन्होंने हम लोगों को सिखाया। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ये जाना
कि दादा भाई नौरोजी के प्रमुख आर्थिक विचार कौन कौन से थे, या हमारी इकोनॉमी को दादा भाई नौरोजी के जो प्रमुख योगदान है वो कौन कौन से थे। तो आज हम लोगों ने इस बारे में जानने का प्रयास किया। अगले वीडियो में मैं फिर आप लोगों के बीच उपस्थित होंगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।